Hello students, good morning. Welcome to our Orion Public School educational channel. Students, I am Niharika, your SST teacher, and today I will teach you power sharing chapter from your political science book. Yes, आज हम लोग बात करेंगे सत्ता में साझेदारी की। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with the two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. Yes, जी हाँ, हम बात करेंगे इस अध्याय के साथ कि हम उस लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था। जी हाँ, पिछले साल 9th में भी आप लोगों ने लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ा है। तो इसमें हमने देखा था पिछले साल में कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है। इसको बांटा गया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पूरी तरह से। तो सबसे पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार की आगे बात बढ़ाएंगे। फिर हम इस चैप्टर में 2 देशों की कहानियों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये 2 घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियाँ सत्ता के बंटवारे की मांग में किस तरह निपटती है। और इन घटनाओं से यह समझने के लिए या फिर समझने में हमें कुछ मदद भी मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायर क्यों ज़रूरी है। और इसमें हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर भी बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा हम अगले 2 अध्यायों में की जाएगी या की गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। जी हाँ, बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. It has borders with France, the Netherlands, Germany and the Luxembourg. It has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो ये हमारे देश के राज्य एक छोटा सा जो राज्य है हरियाणा, उससे भी ये छोटा देश है। इसकी सीमाएं कहाँ तक है फैली हुई? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग में से लगती है, मतलब वहाँ तक है इसकी सीमाएं। फिर इसकी आबादी कम से कम कितनी है? 1 करोड़ से थोड़ी अधिक होगी, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी ही है इसकी आबादी, यानी कि इसकी जनसंख्या। और हरियाणा इस छोटे से देश के समाज की जो जातीय बुनावट है वो बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% जो होता है, मतलब 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है। और कौन सा लैंग्वेज बोलता है? वो बोलता है, फ्लेमिश रीजन रहने वाले स्पीक डच लैंग्वेज। जी हाँ, और दूसरा जो 40% पीपुल जो है वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। जी हाँ, रिमेन 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और जो बाकी जो 1% के बच्चे वो जर्मन भाषा बोलते हैं, 1% बस। राजधानी, और ठीक इसके विपरीत अगर देखा जाए तो ये बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स। जी हाँ, ब्रुसेल्स जो कैपिटल है उसमें 80% पीपुल जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% डच भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम में डच बोलने वाले की संख्या ये ज़्यादा है और फ्लेमिश के कम है। और इसमें ठीक इसके
उल्टा है, यानी कि 80% पीपुल जो है ब्रुसेल्स में वो फ्रेंच बोलते हैं और डच बोलते हैं 20% सिर्फ। तो सबसे पहले अब करते हैं बात, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and educational much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950 and 1960. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. तो अब देखते हैं हम लोग कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग जो थे उनकी तुलनात्मक रूप से वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। मतलब जो जिनकी संख्या ज़्यादा होती थी वो ज़्यादा ताकतवर होते थे, यानी कि रिच होते थे, और बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोग होते थे इस स्थिति से अपना नाराज़गी जाहिर करना शुरू की हुई कि उनको कुछ मतलब फ़ायदा मिल ही नहीं पाता था, ना ही उनको एजुकेशन के मामले में और ना ही और भी चीज़ों में उनको कोई भी बेनिफिट मिल पाता था। तो इसके चलते 1950 और 1960 के दशक के बीच में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच क्या होने लगा, ये टेंशन्स क्रिएट होने लगे, यानी कि तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा और यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे और अल्पमत भी थे। लेट अस कंपेयर दिस to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are Sinhala speakers 74% and the Tamil speaker 18%. Among Tamils there are 2 subgroups. जी हाँ, अब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा तुलना करते हैं किसके बीच में, इस स्थिति की तुलना करते हैं कोई मतलब किसी अलग देश से, और वो उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग करीब 2 करोड़ होंगे, 2 करोड़ हैं, यानी हरियाणा के बराबर में। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघालियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 74% है। फिर तमिल का नंबर आता है, मतलब तमिल आता है, जो कि जिनकी आबादी कुल जनसंख्या 18% ही है। तमिल में भी 2 समूह होते हैं, मतलब तमिल में भी 2 समूह हैं। एक तो है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, जो कि श्रीलंकन तमिल्स कहलाते हैं, वो 13% है। और द रेस्ट हुज forefathers came from India's plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। और एक आते हैं हिंदुस्तानी तमिल, जो कि औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। यानी कि पहले भारत से जो लोग एक्सपोर्ट किया जाते थे, मतलब लोगों का जो व्यापार होता था कि लोग को मजदूरों को भेज दिया जाता था बाहर कमाने के लिए, उनकी संतान थी, वो इंडियन तमिल्स कहलाते थे। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala east of country, most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus, Muslim, and there are about 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala. जी हाँ, आप इस मैप में look at the maps of Belgium and Sri Lanka. In which region do you find concentration of different community? आप इसमें देख सकते हैं कि इस मैप के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि इस नक्शे के द्वारा कि इसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाले मतलब किसकी आबादी ज़्यादा है, और चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो या उनके रहन सहन के आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो तमिल हैं वो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों के में आबाद है, मतलब उनकी आबादी वहीं पाई जाती है उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। और अधिकतर जो सिंघाली भाषी लोग जो कि बौद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में से कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई क्रिश्चियन के ज़्यादा हिस्सा है, क्रिश्चियनों का ज़्यादा हिस्सा है, मतलब 7% जो है वो सिंघाली हैं, सिंघाली और तमिल हैं, मतलब दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिंघाली भी बोलते हैं और
तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो सिंबल्स दिए गए हुए हैं, वो ऑरेंज सिंबल जो है वो ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है, किसका, बेल्जियम का। वो मात्र कितना है इसकी पॉपुलेशन वो देखिए। फिर वॉलून हुए, फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले कितने ज़्यादा हैं, सो देखिए रेड कलर में जो आ रहा है सो। और फिर येलो कलर वाले जो दिख रहा है आपको वो है फ्लैमिश, जो कि डच बोलने वाले हैं। और बाद बाकी जो 1% जो बचा वो है आपका लाइनिंग वाला, जो कि जर्मन बोलते थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं। हाँ, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब आप लोग इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है जहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे डिबेट होना शुरू हो जाता है, वाद विवाद होना शुरू होता है, मतलब आपस में टेंशन क्रिएट हो जाता है। उस समय क्या होगा स्थिति। तो इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. तो सबसे पहले जरा ये सोचिए कि आखिर कौन सी स्थिति हो गई होगी, वहाँ क्या हो सकता था। तो बेल्जियम में डच भाषी लोग जो होते थे वो अपनी बड़ी संख्या के बल पर क्या करते थे, फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोपते थे। ठीक है, वो अपना जो भी डिसीजन होता था वो उन पे थोप देते थे। इससे उनके बीच में क्या हो जाती है, लड़ाइयाँ बढ़ जाती। फिर संभव था कि इस देश में ये जो इससे देश जो था उनका वो बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते थे। यानी कि ब्रुसेल्स को वो दोनों ये श्रीलंका और बेल्जियम दोनों जो थे वो अपना शासन वहाँ दिखाते थे कि ये मेरी राजधानी है तो ये मेरी राजधानी है। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या क्या हुआ, तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जी हाँ, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब होता है बहुसंख्यकवाद, और वो कहाँ पे, तो श्रीलंका में। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. द लीडर्स ऑफ द सिंघाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर अ गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी. एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिंघाला सुपरमेसी. यानी कि 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना और सिंघली समुदाय के जो नेता थे उन्होंने अपनी बहुसंख्यकता के बल पे, यानी कि मेजोरिटी की दम पर, वो उन्होंने वहाँ पर अपना शासन कर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंघाला समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। अब इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज the only official language, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that our state shall protect and foster Buddhism. जी हाँ, अब 1956 में 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, मतलब उसको साइड कर दिया गया और सिंघाली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। कैसे हम लोग के यहाँ हिंदी जो हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है, उसी तरीके से वहाँ एक राजभाषा घोषित कर दिया। किसको, सिंघाला का। कहाँ पे, श्रीलंका में 1956 में एक कानून बनाया गया उसके अनुसार, और तमिल को सीधे साइड कर दिया गया। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघालियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार जो है वो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। All these governments measure coming one after one the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and
Government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over time. जी हाँ, अब हम बात करते हैं एक से एक, जो मतलब कि एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। मतलब उनके अंदर टेंशन की भावना क्रिएट कर दी। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं वो सिंघालियों के नेतृत्व वाली सरकार, सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ जो है उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, किसी भी राजनीतिक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं वो, ना ही नौकरियों का फ़ायदा मिल रहा है और ना ही अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो। मतलब उनके हर काम, उनको लग रहा था ना कि, और सही में वास्तव में ये सच्चाई भी थी, उन्हें लग रहा था कि सारे उनके साथ हर चीज़ों में भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम क्या हुआ? एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध धीरे धीरे करके बिगड़ते चले गए। उसके बाद क्या हुआ? द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशनल एंड जॉब्स, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स was repeatedly denied. By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil इलम स्टेट, इलम यानी कि स्टेट कहा जाता है, इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। जी हाँ, उसके बाद श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की मतलब उनकी जो स्वायत्ता थी, उनकी मांगे जो को लगातार नकारा जाने लगा था उस टाइम में। मतलब उनको सीधे हर चीज़ों में नकार दिया जाता था कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। फिर 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम यानी कि सरकार वहाँ बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब क्या हुआ? द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. इट सून टर्न इनटू ए सिविल वार. एज ए रिजल्ट, थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. Many families were forced to leave the country and refugee, and many more the lost their livelihoods. You have read chapter 1 of economic textbook about Sri Lankan excellent record of economic development, educational and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. जी हाँ, अब क्या हुआ कि श्रीलंकाई में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव हुआ इनटू अ सिविल वार. जी हाँ, ये एक गृह युद्ध में परिणत हो गया. परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे. अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं. इसमें से कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी तो एकदम समाप्त ही हो गई. और आपने ये पढ़ा भी है कि यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ किस में? इकोनॉमिक्स में अगर नहीं पढ़े हैं तो आप आगे जाके पढ़िएगा कि श्रीलंका में हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं. तो 2009 में इस गृह युद्ध का और अंत हुआ. मतलब फाइनली इस जो सिविल वार हुआ था श्रीलंका में, उसका अंत जो है वो 2009 में हो गया. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि अभी शुरुआत की गई है, सत्ता की साझेदारी, कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी कि पावर को शेयर करना पड़ा. और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अकमेंडेशन इन बेल्जियम, श्रीलंका की समझदारी के बारे में. जी हाँ, अकमेंडेशन इन बेल्जियम यानी कि बेल्जियम की समझदारी के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.